स्वागत है आपका टारगेट गुरु बाई एग्जाम बूस्टर में। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान कला संस्कृति सामान्य ज्ञान का ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें आरपीएससी, रीट, शिक्षक भर्ती, पटवारी, वीडियो, सीईटी और राजस्थान की अन्य प्रतियोगी परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आज हम जानेंगे मानव जीवन के 16 संस्कार, राजस्थान में प्रचलित रही सभी सामाजिक प्रथाओं के बारे में, जिसमें कुछ कुप्रथाएं भी शामिल है। बिल्कुल वो सारे पढ़ेंगे। मानव जीवन के 16 संस्कार हम पढ़ेंगे। प्रथाओं के बारे में बात करें तो सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, त्याग प्रथा, कन्यावध, बेगार, सागड़ी प्रथा, नाता प्रथा, मोताना जैसी प्रथाओं से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, संबंधित रियासतें, वर्ष और प्रमुख व्यक्तियों को हम बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। कुछ ऐसे नोट्स वन लाइनर और परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाने वाले पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा, जिनको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आपको उन्हें नोट करना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में इसी टॉपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों, बिना समय गवाए। इससे पहले राजस्थान के कुछ रिवाज हमने पढ़े थे। रिवाज में जैसे जन्म से संबंधित रिवाज, विवाह से संबंधित रिवाज, मृत्यु से संबंधित रिवाज और कुछ महत्वपूर्ण रिवाज हमने पढ़े थे। आज का हमारा ये दूसरा वीडियो है। आज के वीडियो में सबसे पहले शुरुआत करेंगे मानव जीवन के 16 संस्कार के बारे में। पहला संस्कार कौन सा है? सीधा सा एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानव जीवन का प्रथम संस्कार कौन सा है। तो पहला संस्कार जो होता है वो है बीजारोपण या गर्भाधान संस्कार। यह है मानव जीवन का प्रथम संस्कार माना जाता है। दूसरा जो संस्कार है वो है पुंसवन संस्कार। देखो, पुंसवन संस्कार 2-3 माह की गर्भावस्था में पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाता है। अर्थात जब महिला जो है, गर्भवती महिला 2-3 माह के गर्भ से होती है, तब ये पुंसवन संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार क्यों किया जाता है? पुत्र प्राप्ति के लिए, आपको याद रखना है। अगला जो 16 संस्कारों में तीसरा जो संस्कार है वो है साथियों सीमंतोन्नयन संस्कार। ये परीक्षा में कई बार पूछा है। 7 माह की गर्भावस्था में निरोगी संतान की प्राप्ति हेतु ये संस्कार किया जाता है। अर्थात कौन सा संस्कार है जो निरोगी संतान की प्राप्ति हेतु किया जाता है? तो वो है सीमंतोन्नयन संस्कार, याद रख लेना। अगला जो संस्कार है उसका नाम है जातकर्म संस्कार। संतान प्राप्ति के पश्चात किए जाने वाला ये प्रथम संस्कार है। इस संस्कार के तहत बच्चे को जीवन घुट्टी दी जाती है। जातकर्म संस्कार। अब यहाँ जातकर्म का मतलब यहाँ पर नामकरण नहीं है, अलग है। अर्थात जातकर्म का मतलब जीवन घुट्टी है, अच्छे से समझ जाना। जन्म के पश्चात पहला संस्कार कौन सा है मानव जीवन का? तो वो यही है जिसका नाम है जातकर्म। ये आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। जातकर्म के बाद में 5वां जो संस्कार हम पढ़ रहे हैं वो है साथियों नामकरण संस्कार। और ये तो आप जानते हो, जन्म के 9 दिन पश्चात बच्चे को प्रथम बार स्नान करवाकर उसका नाम रखा जाता है। पंडित जी को बुलाया जाता है और उसका नामकरण करवाया जाता है। तो जन्म के 9 दिन पश्चात किया जाता है नामकरण संस्कार। अगला जो छठा संस्कार है वो है निष्क्रमण संस्कार। जन्म के 6 माह के पश्चात बच्चे को प्रथम बार घर से बाहर निकालना और भगवान सूर्य के दर्शन करवाना। देखो, नाम से पता है, निष्क्रमण संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है बाहर निकलना। तो बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, वो संस्कार कौन सा है? निष्क्रमण संस्कार। 7वां जो संस्कार है वो है साथियों अन्नप्राशन संस्कार। निष्क्रमण संस्कार के पश्चात बच्चे को प्रथम बार मीठा अन्न खिलाया जाता है, जिसमें हलवा बना करके मीठा अन्न के रूप में बच्चे को दिया जाता है और उसका नाम है अन्नप्राशन। पहली बार अन्न दिया जाता है। अगला जो संस्कार है 16 संस्कारों में वो है साथियों चूड़ाकर्म या जड़ूला संस्कार। जन्म के 2 से 3 वर्ष पश्चात अपने आराध्य देव के समक्ष बच्चे को प्रथम बार बाल उतरवाना, इसी को जड़ूला कहते हैं पूर्वी राजस्थान में। और चूड़ाकर्म, चूड़ा जो शब्द है, चूड़ा जिसका मतलब होता है जटा या बाल। तो चूड़ाकर्म या जड़ूला संस्कार, देवता के सामने, आराध्य देवता के सामने जाते हैं, पहली बार बाल उतारते हैं, सर के बाल। अगला जो 9वें नंबर का संस्कार हम पढ़ रहे हैं साथियों, उसका नाम है कर्णबोध संस्कार। जन्म के 5 से 6 वर्ष पश्चात बच्चे के दोनों कानों में छिद्र करवाना, यानी कानों को छेदना, वो कहलाता है कर्णबोध संस्कार।
और 10वां नंबर का जो संस्कार है वो विद्यारंभ संस्कार है। याद रखना, 5 से 6 वर्ष की आयु में विद्या प्राप्ति हेतु पहली बार विद्यालय में भेजना, पढ़ने के लिए विद्यार्थी को भेजा जाता है और ये होता है विद्यारंभ संस्कार। 11वें नंबर पे, ये क्रम से आपको याद होने चाहिए, 11वें नंबर पर है जनेऊ या उपनयन संस्कार। 8 से 11 वर्ष की आयु में जनेऊ धारण करना, और जो जनेऊ धारण करने का दिन है ना, ये भी पूछा गया एग्जाम में, वो माना जाता है रक्षाबंधन को। अर्थात इस संस्कार का सबसे पवित्र दिन कौन सा होता है? रक्षाबंधन होता है। जनेऊ संस्कार है, उपनयन संस्कार कब किया जाता है? तो रक्षाबंधन को। ये एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा था। अगला जो संस्कार हम देख रहे हैं वो है वेदारंभ संस्कार, यानी वेदों का, अब देखो, वेदों की शिक्षा लेने हेतु गुरु के पास जब विद्यार्थी को भेजते हैं तो जनेऊ संस्कार के बाद में बच्चे को जो है वेदों की शिक्षा लेने हेतु गुरु के पास भेजना, ये कहलाता है वेदारंभ संस्कार। गोदना या केशांत संस्कार, यह संस्कार किशोर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश का संस्कार है, अर्थात पहली बार दाढ़ी और मूंछों को काटना, ये कहलाता है गोदांत या केशांत संस्कार। युवा अवस्था में प्रवेश वाला संस्कार कौन सा है? तो गोदना या केशांत संस्कार। अगला जो संस्कार जो है 14वें नंबर पे हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है समावर्तन संस्कार। समावर्तन का मतलब होता है शिक्षा पूर्ण होने पर घर लौटने का संस्कार, यानी वेदों की शिक्षा पूर्ण कर घर लौटने का संस्कार क्या कहलाता है? समावर्तन संस्कार कहलाता है। पाणी ग्रहण संस्कार, ये तो सब जानते हैं, विवाह से संबंधित है। और अंतिम संस्कार जो होता है ना, वो 16वें नंबर का है और उसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। यह मानव जीवन का अंतिम संस्कार है, अर्थात ये मृत्यु का संस्कार है। तो यहाँ हमने 16 संस्कार पढ़े साथियों। अब हम राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं पढ़ेंगे, जिसमें कुप्रथाएं भी शामिल होगी और अच्छी प्रथा भी शामिल होगी। यहाँ से क्वेश्चन आना निश्चित है। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रथा जो है उसका नाम है सती प्रथा, और यहीं से शुरुआत करते हैं सती प्रथा से। अब देखो सती प्रथा क्या होती है, कब से इसकी शुरुआत मानी गई है और क्या क्या प्रमाण साक्ष्य हमको सती प्रथा से संबंधित मिले हैं। देखिए, सती प्रथा को सह मरण, अनवारोहण या सह गवन प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। सह मरण का मतलब साथ में मरना, अनवारोहण या सह गमन अर्थात किसी महिला के पति की मृत्यु होने पर उस महिला के द्वारा पति की चिता के साथ जिंदा जलना सती प्रथा कहलाता है। और ये बहुत बुरी कुप्रथा थी सती प्रथा, यानी महिला जो है वो जिंदा जलती थी अपने पति के साथ। ऐसा कहा जाता है उसको इतना सारा अफीम खिला दी जाती थी, नशे में उसको कुछ पता नहीं चलता, और वो पति की चिता के साथ में बैठ करके सती होती थी। साथियों, अगर उंगली भी जल जाए तो बहुत दर्द होता है। जिंदा व्यक्ति जिंदा जलना कितनी कितनी बुरी कुप्रथा थी सती प्रथा। तो ये सती प्रथा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ गया सती प्रथा क्या है। अब महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख रहे हैं सती प्रथा से संबंधित। देखो, सबसे पहले देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम सती होने का साक्ष्य 510 ईस्वी में एरण शिलालेख से प्राप्त हुआ था। यानी सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य जो हमको मिला वो कहां से मिला? एरण शिलालेख से। अच्छे से रख लेना, 510 ईस्वी में। राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत, 1823 में कोटा रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था और करना भी जरूरी था। भारत में सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से सती निवारण अधिनियम 1829 पारित किया गया, जो सर्वप्रथम बंगाल में लागू हुआ था, तथा इस कानून को पूरे देश में 1830 ईस्वी में लागू किया गया। अब महत्वपूर्ण फैक्ट क्या देखना है, सती प्रथा क्या होती है वो आपको समझ में आ गया। पहला प्रमाण, पहला साक्ष्य हमको मिलता है 510 ईस्वी के एरण शिलालेख से, याद हो गया। राजस्थान में सबसे पहले बूंदी रियासत 1822, कोटा में 1823 में गैर कानूनी घोषित किया। भारत में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से कानून बना सती निवारण अधिनियम, जो सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ, तथा पूरे भारत में 1830 ईस्वी में सती निवारण अधिनियम लागू हो जाता है। अब मैंने एक नोट डाला है, एक बार देखो इसके बारे में क्या है। इस अधिनियम के तहत राजस्थान में सर्वप्रथम अलवर रियासत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। इसके बाद जयपुर और जोधपुर रियासत ने भी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन सा अधिनियम था? सती निवारण अधिनियम
1829, जो 1830 में लागू हुआ। उसके पश्चात अधिनियम लगने के पश्चात सबसे पहले रोक किसने लगाई? अलवर रियासत ने, फिर जयपुर और जोधपुर ने। राजस्थान में सर्वप्रथम सती होने का प्रमाण जो है 1804 ईस्वी के घटियाला रियासत के अभिलेख, घटियाला जो रियासत है वो कहाँ थी? घटियाला का अभिलेख जोधपुर से प्राप्त हुआ है। रोक लगाने का प्रथम प्रयास जयपुर ने किया था, ये आपको याद रखना है। आगे देखो साथियों, सती प्रथा से संबंधित अंतिम पॉइंट, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा साथियों, और प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान की प्रथम सती जोधपुर सेनापति रेणुका की पत्नी, जिसका नाम था सपल्ल कंवर, को माना जाता है। पहली सती कौन है? सपल्ल कंवर। कहाँ की है? जोधपुर सेनापति रेणुका की पत्नी। पहली सती का प्रमाण मिलता है राजस्थान में। जबकि राजस्थान की अंतिम सती जो है वो रूप कंवर थी, जो दिलराला गांव सीकर निवासी माल सिंह अर्थात मोहर सिंह की पत्नी थी, जो 1987 में सती हुई थी। इसके तुरंत बाद राजस्थान सरकार ने 1987 में, बहुत चर्चा में हुआ, अखबारबाजी हुई थी, राजस्थान में सती निवारण अधिनियम 1987 पारित किया गया था। 1987 में ऐसी घटना होती है, अर्थात अंतिम सती जो थी वो रूप कंवर थी, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अब सती प्रथा हो गई, इसके पश्चात दूसरी प्रथा जो हम पढ़ेंगे जिसका नाम है महासती। देखिए, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं साथियों वो है महासती। इसी को कहते हैं अनुभरण प्रथा, अर्थात पति की निशानी के साथ अगर कोई महिला सती होती है तो उसे महासती कहा जाता है, जो पति की निशानी के साथ सती होती है। और राजस्थान की एकमात्र महासती उमादे, जिसको रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। 1562 ईस्वी में ये सती हुई थी। ये मालदेव राठौड़ की पत्नी थी, रूठी रानी के नाम से जिसे जाना जाता है, उमादे 1562 में सती हुई थी, पति की निशानी के साथ में, अर्थात मालदेव की निशानी के साथ में। रूठी रानी क्यों कहा जाता है, हिस्ट्री में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि किस प्रकार से मालदेव जो है वो रानी के कमरे में नहीं शादी होकर के लाडी लाया, और लाडी के साथ में नहीं जाकर के जो उसकी दासी थी, जिसके कमरे में वो चला गया है, बहुत ज्यादा सुंदर थी, जिसको लेकर के हरमाड़ा का युद्ध भी हुआ था 1556 ईस्वी में। रंगराय नामक गणिका थी, बहुत सुंदर थी, तो वो मालदेव उसके कमरे में चला जाता है, और उसी दिन से रूठी रानी, ये जो उमादे थी, वो रूठ करके अजमेर चली जाती है। तो महासती या अनुभरण प्रथा, महासती किसको कहा जाता है? जो पति की निशानी के साथ में सती होती है। राजस्थान में तो एकमात्र उमादे इसका उदाहरण है। तीसरे नंबर पे हम पढ़ रहे हैं साथियों मां सती। महासती अलग है और मां सती अलग है। मां सती का मतलब अपने पुत्र की मृत्यु पर चिता के साथ चलने वाली महिला मां सती कहलाती है, अर्थात ऐसी मां जो अपने पुत्र के साथ में सती हो गई है। बीकानेर की केसर कंवर मां सती का उदाहरण है, और ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है मां सती का, लेकिन अब भविष्य में पूछा जा सकता है। तो मां सती का उदाहरण है केसर कंवर बीकानेर। आगे देखिए साथियों, आसती। आसती किसे कहा जाता है? ऐसी महिला जो बिना पति के सती हुई हो, जैसे कि घेवर माता रासमंद एकमात्र ऐसा उदाहरण है, अर्थात महिला जो बिना पति के सती हुई थी। और घेवर माता का जो मंदिर है वो रासमंद झील के किनारे बना हुआ है। तो घेवर माता रासमंद आसती है। आसती मतलब बिना पति के ही सती होने वाली महिला। देख लो कैसे कैसे उदाहरण राजस्थान में मिल रहे हैं। आगे देखिए साथियों, अणख। अणख क्या होता है? अर्थात सती होने वाली जो महिला द्वारा सती होने से पहले अपने परिवार को जो निर्देश दिए जाते हैं उनको कहा जाता है अणख। जो महिला सती होगी वो सती होने से पहले अपने परिवार को निर्देश देती है, और उसी को कहा जाता है अणख। अगली जो प्रथा हम पढ़ेंगे उसका नाम है बाल विवाह प्रथा। और ये बाल विवाह प्रथा के बारे में किसे कहा जाता है, क्यों शुरू हुई, सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। देखिए साथियों, बाल विवाह क्या होता है? अल्पायु में विवाह या शादी करना बाल विवाह कहलाता है। अलवर रियासत ने 1903 में सबसे पहले इस पे रोक लगाई थी। बाल विवाह के विरुद्ध सबसे पहले 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी हरविलास शारदा
ने शारदा एक्ट बनाया था। बिल्कुल उसी को शारदा एक्ट कहा जाता है। अजमेर निवासी हरविलास शारदा ने सबसे पहले इनके विरुद्ध आवाज उठाई थी। शारदा एक्ट जो है वो 1 अप्रैल 1930 से पूरे देश में लागू किया गया। इस कानून के तहत विवाह के लिए न्यूनतम जो आयु निर्धारित की गई थी, लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष निश्चित किया गया था। यानी सबसे पहले शारदा एक्ट बना 1929 में बाल विवाह रोकने हेतु। रियासत पूछे तो अलवर वालों ने सबसे पहले 1903 में बाल विवाह पर रोक लगाई थी। कानून जो बना, एक्ट जो बना संपूर्ण भारत में, वो 1929 में अजमेर निवासी हरविलास शारदा के सपोर्ट से शारदा एक्ट बना था। 1 अप्रैल 1930 को पूरे देश में लागू हुआ। उस समय लड़के की आयु 18 और लड़की की 14 वर्ष निर्धारित की गई। शारदा एक्ट में संशोधन किया गया। कब किया गया? देखो 1978 ईस्वी में शारदा एक्ट में संशोधन कर बाल विवाह निवारण अधिनियम 1978 ईस्वी में लाया गया। इस अधिनियम के तहत विवाह योग्य जो न्यूनतम आयु थी, उसमें लड़का की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष निश्चित की गई थी। यानी 1978 में इसमें संशोधन किया गया कि 14 वर्ष की आयु में लड़की की शादी हो रही, मतलब वो सही बात यह थी कि वो वयस्क नहीं थी। लड़के की 18 वर्ष थी, इसलिए संशोधन कर दिया। अब लड़के की 21 और लड़की की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी 1978 में। बाल विवाह फिर भी हो रहे थे, तो 2006 में बाल विवाह रोकने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया, जिसे 10 जनवरी 2007 को अधिसूचित किया गया तथा 1 नवंबर 2007 को यह अधिनियम लागू किया गया। इसमें बाल विवाह रोकने हेतु कठोर प्रावधान किए गए थे। ये आपको याद रखना है, कठोर प्रावधान किए गए थे। नोट डाल के एक लाइन और याद रखना, भारत में बाल विवाह हर्षवर्धन के काल से प्रारंभ हुआ था। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि भारत में जो है वो बाल विवाह कब से प्रारंभ हुआ, मानते हैं तो हर्षवर्धन के समय से। भारत में बाल विवाह हर्षवर्धन के काल से प्रारंभ हुआ था। बाल विवाह हो गया। अगली जो प्रथा है उसका नाम है विधवा पुनर्विवाह प्रथा। अब ये कुप्रथा नहीं है, ये अच्छी प्रथा है। देखो इसके बारे में, विधवा पुनर्विवाह, इसमें क्या होता था कि विधवा का दोबारा विवाह करना विधवा पुनर्विवाह कहलाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बनाया। जुलाई 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने इसको लागू किया था। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने हेतु चांदकरण शारदा ने विधवा विवाह नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, एक तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रयास इन्होंने किया, और एक पुस्तक लिखी थी विधवा पुनर्विवाह विधवा विवाह, वो किसने लिखी? चांदकरण शारदा ने। लॉर्ड डलहौजी के समय जो है ये अधिनियम आया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और लॉर्ड कैनिंग के समय ये लागू हुआ था। नोट डाल के, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन में यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए साथियों। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे पहले अपने पुत्र का विवाह विधवा महिला के साथ में करवाया था, और ये उदाहरण प्रस्तुत किया था ईश्वर चंद्र। मैंने कहा ना, सबसे पहले प्रयास किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। उसने अपने पुत्र का विवाह विधवा महिला के साथ में करवाया था। और चौथा और अंतिम पॉइंट देख लो, सवाई जयसिंह प्रथम हिंदू शासक था जिसने विधवा पुनर्विवाह को वैधता प्रदान करने हेतु नियम बनाए थे। बाकी तो ये था कि राजपूतों में तो विधवा विवाह संभव ही नहीं था, लेकिन नियम किसने बनाए? सवाई जयसिंह ने, बिल्कुल, जिसने जयपुर की स्थापना की। तो उन्होंने ये प्रयास किया था कि विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए, तो इसको उन्होंने वैधता प्रदान करने हेतु नियम भी बनाए थे। अगली जो प्रथा है जिसको हम कुप्रथा कहेंगे वो है समाधि प्रथा। समाधि प्रथा क्या होता है इसमें? देखो, समाधि दो प्रकार की होती है। एक जमीन समाधि, जिसमें गड्ढा बना करके जीवित व्यक्ति समाधि लेता है, अर्थात उसमें उसको गाड़ दिया जाता है। दूसरा जल में समाधि। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है वो इस प्रकार की, जैसे ध्यान मुद्रा में बैठता है, इस प्रकार से उसको तैयार कर दिया जाता है और उसके पैरों को, नाथों को बांध दिया जाता है। तो हाथ पैर स्वयं बांध करके फिर वो पानी में, तो वो तैर भी नहीं सकता और वो सीधा पानी में अंदर जाकर के वो डूब जाता है। ये जल समाधि होती है। तो जीवित व्यक्ति जो है, ये तो एक प्रकार से आत्महत्या हो गई। तो ये थी समाधि प्रथा।
इस प्रथा में सर्वप्रथम रोक जो है वो 1844 ईस्वी में जयपुर रियासत में राम सिंह द्वितीय ने लगाई थी, समाधि प्रथा पे रोक। और ये परीक्षा में कई बार पूछा भी है कि समाधि प्रथा पर सबसे पहले रोक किसने लगाई, तो राम सिंह द्वितीय ने, जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय। लुडलो के प्रयासों से 1861 ईस्वी में समाधि निवारण अधिनियम 1861 पारित किया गया, जिसके तहत जीवित समाधि को गैर कानूनी घोषित कर इसे आत्महत्या माना गया। बिल्कुल आत्महत्या ही थी ना, मैंने आपको बताया। समाधि प्रथा का मतलब क्या है, जिंदा व्यक्ति जो है वो जिंदा खुद की जान दे रहा है, तो ये आत्महत्या हो गई, सुसाइड हो गया। तो समाधि दो प्रकार की, एक जमीन के अंदर गड्ढा खोद के समाधि ली जाती थी, दूसरा जल समाधि। और याद क्या रखना है कि राजस्थान में इस पे रोक सबसे पहले राम सिंह द्वितीय 1844, और संपूर्ण भारत में जो अधिनियम जो आया था वो 1861 में आया था। किसके समय, लुडलो के प्रयासों से। ये बहुत बुरी कुप्रथा है। सबसे बुरी कुप्रथा अगर कोई है तो वो है कन्यावध प्रथा। क्या होता है साथियों, इसमें लड़की के जन्म पर उसके परिजनों के द्वारा उसे अत्यधिक अफीम खिलाकर गला घोटकर मारना कन्यावध कहलाता है। या तो लड़की के जन्म पर जो है वो उसको अत्यधिक अफीम खिला दी जाती थी जिससे उसकी मृत्यु हो जाती थी, या उसको गला घोट करके मार दिया जाता था। तो ऐसा क्यों किया जाता था? देखिए, इसका मुख्य कारण जो था वो विवाह के समय कन्या की विदाई पर कुछ विशिष्ट जाति के लोगों के द्वारा लड़की के पिता से मुंह मांगी धनराशि ली जाती थी, जिसको त्याग प्रथा कहा जाता था। और त्याग प्रथा ही कन्यावध प्रथा का कारण थी। कुछ विशिष्ट जाति के लोग जो है वो लड़की की जब शादी होती तो उससे खूब मुंह मांगी धन उससे वसूलते थे। तो लड़की के पिता सोचता था कि लड़की हो गई तो इसके लिए बहुत सारा धन जो है वो देना पड़ेगा त्याग प्रथा के रूप में, इसलिए कन्यावध प्रथा प्रारंभ हुई, जिसमें लड़की को अत्यधिक अफीम खिला करके या गला घोट करके मारा जाता था। आगे देखो साथियों, कन्यावध के बारे में नेक्स्ट पॉइंट देखो। कन्यावध पर राजस्थान में सर्वप्रथम रोक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हॉल ने मेरवाड़ा क्षेत्र के मेर जाति की बैठक में लगाई थी। कैप्टन हॉल ने सबसे पहले मेरवाड़ा क्षेत्र में मेर जाति की बैठक में लगाई। 1833 ईस्वी में सर्वप्रथम कोटा रियासत के शासक राम सिंह ने और 34 में बूंदी रियासत ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी। किस पर? कन्यावध पर। हालांकि 1844 में जयपुर रियासत ने भी कन्यावध पर रोक लगा दी थी। मैंने कहा ना, सबसे बुरी कुप्रथा थी। अगली त्याग प्रथा, अभी मैंने बताई थी कन्यावध प्रथा का कारण त्याग प्रथा थी। और त्याग प्रथा क्या थी? देखो, त्याग प्रथा क्या है? यह प्रथा कन्यावध के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानी गई थी। इस प्रथा के तहत विवाह के समय कन्या की विदाई पर कुछ विशिष्ट जाति के लोगों के द्वारा लड़की के पिता से मुंह मांगी धनराशि ली जाती थी, और यह प्रथा जो है वो राजपूत और क्षत्रियों में थी। इस प्रथा पर सबसे पहले रोक जो है त्याग प्रथा पर 1841 ईस्वी में जोधपुर रियासत ने लगाई थी। हालांकि 1844 में बीकानेर और जयपुर रियासत ने भी इस प्रथा पर रोक लगा दी थी। कुल मिला के बात यह है कि कन्यावध प्रथा जो है उस प्रथा का मुख्य कारण क्या था? त्याग प्रथा। एक लाइन और आपको देखनी है। 1888 ईस्वी में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा ने भी इस प्रथा पर नियम बनाए थे। किस पर? त्याग प्रथा पर। उसमें ऐसा नियम बनाया था कि भाई त्याग की राशि निश्चित की गई कि कोई भी मुंह मांगी धनराशि लड़की के पिता से नहीं लेगा। और त्याग प्रथा के जैसी ये प्रथा आ गई और इसने कई घर उजाड़ दिए। ये बहुत बुरी कुप्रथा है जिसका नाम है दहेज प्रथा। लड़की के पिता से शादी के समय लड़के की तरफ से मांगी गई धनराशि या अन्य सामग्री दहेज कहलाती है। राजस्थान में दहेज निवारण अधिनियम 1961 में बनाया गया था और कई बार परीक्षा में पूछा भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी मोस्ट। दहेज प्रथा कब बनाया? 1961 में। यानी लड़के वाले जो है वो लड़की वाले से दहेज अर्थात धन या सामग्री मांगते हैं। एक और कुप्रथा थी जिसका नाम है दास प्रथा। युद्ध के समय विजेता शासक हारे हुए शासक के राज्य की महिलाओं और पुरुषों को बंधक बनाकर दास दासी के रूप में रखते थे। बहुत बुरी कुप्रथा है। अगर राजा हार जाता था तो उस राज्य की महिला और पुरुषों को बंधक बना लेते थे, उनको दास और दासी के रूप में ये लोग रखते थे। बहुत बुरी कुप्रथा है जिसका नाम है दास प्रथा। और देखो साथियों, घरेलू दास को चाकर, चेला, गोला या दरोगा का आदि नाम दिया गया।
दास प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दास दासियों का निवास स्थल राजलोक कहलाता था। मुगल बादशाह अकबर ने पहली बार इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। मुगल बादशाह अकबर ने किसको? दास प्रथा को। बहुत बुरी कुप्रथा थी। महिलाओं और पुरुषों को बंधक बना दिया जाता था, उन्हें दास दासी के रूप में रखा जाता था। दास प्रथा के लिए देखिए साथियों, 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। दास प्रथा को 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने गैर कानूनी घोषित किया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 ईस्वी में कोटा रियासत ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। देखो नोट, और दोनों नोट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? राजा के द्वारा किसी दासी को उपपत्नी स्वीकार करने पर उसे पड़दायत कहा जाता था। ये जो है कथन और कारण के क्वेश्चनों में पूछा जाता है। राजा द्वारा किसी दासी को अंगूठी या आभूषण पहनने की अगर अनुमति देने पर उस दासी को पासवान या खवासन कहा जाता था। तो पड़दायत और पासवान या खवासन में अंतर आपको समझ में आ गया। पड़दायत मतलब कोई दासी है, राजा को पसंद आ गई तो राजा उसको अपनी उपपत्नी के रूप में स्वीकार करता था। इसके अलावा अगर किसी दासी को अंगूठी या आभूषण पहनने की अनुमति मिल गई तो उसको पासवान या खवासन कहा जाता था। अगली जो कुप्रथा है साथियों, उसका नाम है चारी प्रथा। क्या है इसमें? देखो, इस प्रथा का प्रचलन खेरार क्षेत्र अर्थात टोंक व भीलवाड़ा में था। चारी प्रथा, और ये परीक्षा में पूछा भी गया है। चारी प्रथा का प्रचलन कहाँ था? खेरार क्षेत्र। और खेरार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है? टोंक और भीलवाड़ा। इस प्रथा में लड़की के पिता द्वारा लड़के के पिता से पैसा लेना तथा पैसा नहीं दे पाने पर लड़की के वैवाहिक ठिकानों को लगातार बदलते रहना ही चारी प्रथा था। मतलब इसमें उल्टा होता था। दहेज प्रथा के जस्ट विपरीत है चारी प्रथा। इसमें क्या होता था? इसमें जो है लड़के का जो पिता है वो लड़के के पिता से लड़की का जो पिता है वो क्या लेता था? पैसा लेता था। ये प्रथा कौन सी है? चारी प्रथा। अगली जो प्रथा है ये भी बहुत बड़ी कुप्रथा है, संथारा या संलेखना प्रथा। ये जैन धर्म से संबंधित प्रथा है। इस प्रथा में अन्न जल का त्याग कर अपने प्राणों को त्यागा जाता है। समुद्रगुप्त ने इसी विधि से अपना देह त्याग किया था। अर्थात अन्न जल को त्यागा जाता है, संसार से मोह माया त्याग दी जाती है। ईश्वर से कहा जाता है कि आपने अन्न जल हमको खूब दिया, अब हम अन्न जल का त्याग करके आपकी शरण में आ रहे हैं। तो ये प्रथा जो है इसी को संथारा या संलेखना प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। ये जैन धर्म में प्रचलित है। अगली प्रथा जो है वो पर्दा प्रथा है। आज भी गांव में ये प्रचलित है। पर्दा प्रथा देखो, शुरुआत कैसे होती है? मुस्लिम आक्रांताओं की बुरी नजर से बचने हेतु मध्यकालीन इतिहास में इस प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। इस प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये कौन सी? ये कुप्रथा है। कौन सी प्रथा है? जिसका नाम है पर्दा प्रथा। इसमें महिला जो है वो घूंघट काट के रहती है। आज भी गांव में ससुर जेठ या पति से बड़े जो होते हैं उनके सामने महिलाएं घूंघट काटती है। तो ये प्रथा खूब चल रही है अभी तक, जिसका नाम है पर्दा प्रथा। मैंने आपको बताया था कि मध्यकालीन इतिहास से ये प्रथा प्रारंभ होती है, बाकी उससे पहले जो है महिलाएं घूंघट नहीं निकालती थी मुस्लिम आक्रांताओं की बुरी नजर से बचने। अगली जो प्रथा है जिसका नाम है बेगार प्रथा या हाली प्रथा। रियासत काल में राजा, ठिकानेदार या प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा किसी भवन, महल, मंदिर आदि के निर्माण हेतु बिना मजदूरी दिए कार्य करवाना बेगार प्रथा कहलाता है। कहते हैं ना भाई बेगार करवा रहे हो, अर्थात बिना कुछ दिए फोकट में जो मेहनत करवाई जाती है उसी को बेगार प्रथा कहते हैं। और उसी को हाली प्रथा भी कहते हैं। लोग जो है वो किसी व्यक्ति को अपने घर पे रखते थे हाली बना करके। हाली का मतलब उससे फ्री में काम करवाया जाता था। नोट है, राजस्थान में बेगार का कार्य केवल पुरुषों से ही करवाया जाता था, परंतु बूंदी एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें महिलाओं से भी बेगार करवाई जाती थी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां महिलाओं से भी बेगार करवाई जाती थी तो वो थी बूंदी रियासत। नोट कर लेना। अगली जो प्रथा है जिसका नाम है साथियों सागड़ी बंधुआ मजदूर प्रथा।
इसमें क्या होता है, देखिए इस प्रथा में क्या होता है, सेठ साहूकार द्वारा व्यक्ति को कुछ पैसे उधार दिए जाते हैं। किसी व्यक्ति को कम मेहनताना के रूप में स्थायी रूप से अपने पास बंधक बना करके कार्य करवाना, ये होती है सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा। यानी कुछ पैसे उसको दिए जाते हैं और ब्याज पे ब्याज लगा करके इतना कर्ज उस पे चढ़ा दिया जाता है तो वो बेचारा जीवन भर उसके वहां बंधुआ मजदूर होगा। यानी उसकी के घर में जो है वो किसी साहूकार के घर में जो है वो मेहनत, सेठ या साहूकार के घर में बंधुआ मजदूर बन के उसी के घर मेहनत करता था आजीवन। इस कुप्रथा के निवारण हेतु 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम 1961 पारित किया गया था। तो सागड़ी बंधुआ मजदूर प्रथा, इसके निवारण के लिए 1961 में अधिनियम आया था। अगला जो है वो है आन या आन प्रथा। इसमें क्या है साथियों, देखिए लोगों को राज्य और राजा के प्रति स्थायी स्वामी भक्ति की शपथ दिलाना। 1863 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। मतलब आन या आन प्रथा, उसमें क्या होता है कि राजा के प्रति स्थायी स्वामी भक्ति और वफादारी की शपथ दिलाई जाती थी कि हम सौगंध खाते हैं कि हम राजा के प्रति वफादार रहेंगे। और इसीलिए तो लोग जो है वो आपस में, राजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे ना, लोग आपस में कितने सारे लोग जो है उस समय मरते थे। तो ये एक कुप्रथा का कारण था कि लोग जो है अपनी जान न्यौछावर कर देते। आज अगर कोई राजा कहे कि कोई भी कहे, कोई व्यक्ति मरने के लिए नहीं जाता। अगली जो प्रथा थी उसका नाम है साथियों डाबरिया प्रथा। ये क्या है, उच्च जो राजघरानों में कन्या की विदाई के समय साथ भेजे जाने वाली कन्याएं डाबरिया कहलाती थी। ऊंचे ऊंचे राजघराने होते थे। देखो आजकल तो दहेज के रूप में लड़की के साथ में वॉशिंग मशीन, एसी सब भेज देते थे। उस समय कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं होती थी तो लड़कियां भेजी जाती थी। उस लड़की की सेवा के लिए दूसरी लड़कियां भेजी जाती थी और इसी को कहा जाता था, उन्हीं को कहा जाता था डाबरिया। यानी कन्या की विदाई के समय साथ भेजे जाने वाली जो कन्याएं होती थी उन्हीं को डाबरिया कहा जाता था। तो ये डाबरिया एक कुप्रथा थी। आगे देखिए साथियों, महिलाओं का क्रय विक्रय। बिल्कुल, महिलाएं खरीदी और बेची जाती थी। तो महिलाओं की खरीद फरोख्त पर वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था, चौगान कर कहलाता था, याद रखना। और इस प्रथा पर सबसे पहले रोक कोटा रियासत ने लगाई थी। यानी महिलाओं का क्रय विक्रय पर एक कर लिया जाता था जिसका नाम था चौगान कर। कोटा रियासत ने इस पे सबसे पहले रोक लगाई थी। नाता प्रथा क्या है, नाता प्रथा भी एक प्रकार का पुनर्विवाह है, एक प्रकार का। यानी कुल मिला के बात यह कि नाता प्रथा मतलब डिवोर्स, और डिवोर्स के पश्चात जो है उस महिला को जब डिवोर्स हो जाता है जिस जगह पे नहीं भेज करके फिर दूसरी जगह उसको भेजा जाता है शादी होने के पश्चात, तो उसी को नाता प्रथा कहा जाता है। अर्थात यह है पुनर्विवाह का ही प्रकार है, आप सब जानते हो। डाकण प्रथा, ये क्या है, डाकण प्रथा या डाकण प्रथा। इस प्रथा पर रोक सबसे पहले एमबीसी के कमांडर जेसी बुर्क ने 1853 में लगाई थी। और इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, डाकण प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रोक किसने लगाई, तो एमबीसी के कमांडर जेसी बुर्क ने 1853 में। यह प्रथा मेवाड़ में प्रचलित थी और इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे, स्वरूप सिंह। किसके समय मेवाड़ में डाकण प्रथा पर रोक लगी, तो मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह। 1853 ईस्वी में एमबीसी के कमांडर जेसी बुर्क ने लगाई थी। आगे देखो साथियों, छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना प्रथा ये भी एक कुप्रथा है और भीलों में तलाक देने की एक प्रकार की प्रथा है। छेड़ा का मतलब होता है जो सुनड़ी जो आदिवासी महिला ओढ़ती है, अगर वो जो है उसको फाड़ देते हैं तो इसका मतलब वो रिश्ता जो है वो टूट जाता है। तो एक प्रकार का तलाक ही है। यानी वस्त्र जो उसको फाड़ करके ये दिखा दिया जाता है कि अब जो है इन दोनों के बीच में रिश्ता नहीं रहेगा। समाज की पंचायत होती थी और छेड़ा फाड़ना इसी को कहा जाता है, अर्थात बिलों में तलाक देने की एक प्रकार की। आगे देखो साथियों, झगड़ा प्रथा। ये क्या है, झगड़ा प्रथा ये भी एक तलाक प्रथा है। इसमें महिला से पुनर्विवाह करने वाले पुरुष को महिला के पूर्व पति को एक निश्चित धनराशि दी जाती थी। और गांव में पहले प्रचलित भी था कि जिस महिला की शादी पुरुष के साथ में हो गई, अगर वो उसके साथ में नहीं भेज करके दूसरे व्यक्ति के साथ में वो चली जाती है तो पहले वाले पति को जो है, जो महिला को शादी करके ले जा रहा है दूसरी बार, तो उसको जो है एक निश्चित धनराशि दी जाती थी। उसी को झगड़ा प्रथा कहा जाता था।
आजकल तो कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, तो झगड़े वाली प्रथा अपना आप खत्म हो गई। कुकड़ी प्रथा, ये क्या है? सांसी जनजाति में प्रचलित है, कई बार पूछी गई है। इस प्रथा में विवाह से पूर्व लड़की को अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती थी। तो लड़की के चरित्र की परीक्षा लेने हेतु सांसी जनजाति में प्रचलित है और इसी को कहा जाता है कुकड़ी प्रथा। तो इसके विवाह से पहले जो है वो 1 साल तक जो है लड़की को ससुराल में रखा जाता था, उसके चरित्र की पूरी परीक्षा होती थी, उसके बाद में ही शादी होती थी। तो ये भी कुप्रथा ही है एक प्रकार की, जिसका नाम है कुकड़ी प्रथा। और आज के अंतिम जो कुप्रथा हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है साथियों मोताना। देखिए मोताना प्रथा भील और आदिवासियों में मौत का हर्जाना वसूल करना मोताना कहलाता है और आज भी प्रचलित है। बिल्कुल आज भी भीलों में और आदिवासियों में मोताना प्रथा प्रचलित है। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, किसी भी प्रकार से दुर्घटना में किसकी मौत हो जाती है, तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सामने वाले से मोताना लेते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैंने इस प्रथा में पता है क्या देखा था? मैंने ये देखा कि एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी कि अगर किसी कारण से हो सकता है डिलीवरी के समय भी अगर उसकी मौत हो जाती है, उसके पहले से 2 बच्चे हैं, पति बेचारा वो वैसे ही मर गया क्योंकि उसकी पत्नी की मौत हो गई, छोटे छोटे से बच्चे पालने का संकट है। फिर भी जो है उस लड़की के पीहर वाले जो है गांव वाले सब आकर के बैठ जाते हैं और उससे दंड वसूलते हैं उस व्यक्ति से। अब उसमें उसका क्या दोष है? तो दंड वसूलते हैं अर्थात उससे मोताना लेते हैं। और दंड वसूलने के लिए देखो दंड लगाए गए व्यक्ति अथवा उसके द्वारा दी गई धनराशि को चढ़ोतरा भी कहा जाता है। तो लोग अर्थात लोग चढ़ करके वहां आ जाते हैं और उससे मोताना के रूप में हर्जाना लेते हैं। तो ये हमने राजस्थान में देखो 16 संस्कार पढ़े। इसके अलावा हमने कुछ प्रथा अर्थात कुप्रथाएं भी हमने पढ़ी। आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।